हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन और साथ में नोट किया था सिविल सोसाइटी पे। हम सेकेंड वीडियो कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी, ये वाला टॉपिक। और साथ में हम कवर करेंगे व्हाट इज गवर्नेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सो दिस टॉपिक। And with this, we will cover the changing dimension of development, strengthening democracy through good governance. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये सब जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे, ये भी टॉपिक कवर हो जाएगा। और जो हमने ये यूनिट वन कवर किया था, ये दोनों कवर हो गए हैं टॉपिक। बट गवर्नमेंट और गवर्नेंस का कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, हम ये भी कवर करेंगे। सो बेसिकली अभी हम जो सेकंड वीडियो कवर करने जा रहे हैं उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट और गवर्नेंस कंसेप्ट का मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। देन गवर्नेंस का क्या मतलब है, डेवलपमेंट का, और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम करेंगे गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। हम बेसिकली सबसे पहले डिफरेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस, इन दोनों के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है। सो गवर्नमेंट और गवर्नेंस हम ज्यादातर ना एज ए इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज कर देते हैं, हमें लगता है कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस सेम ही है। बट नहीं, ये सेम नहीं है, इन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क तो है ना, इसलिए टर्म अलग अलग यूज किए गए हैं ना। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या है। सो बेसिकली गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन का नाम है जो एक कंट्री को, एक स्टेट को या एक कम्युनिटी को मैनेज करता है। जो एक गवर्नमेंट होती है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, ऑफिशियल की बनी होती है, जो कि एक देश के लिए, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर वो कैसा गवर्न करते हैं एक जगह को, वो उनके ऊपर निर्भर करता होता है। एक जो गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है। अब एक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले गवर्नमेंट में इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स। उसके बाद स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब एक गवर्नमेंट है, अब लोकसभा, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट है, कोर्ट्स है, मिनिस्टर्स है, एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है अंडर द गवर्नमेंट। देन लीगल अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट, उनके पास लीगल अथॉरिटी होती है ना, लॉज बनाते हैं, पुलिस होती है, मिलिट्री होती है, ये लीगल अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट। क्लियर हायरार्की एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सब इसके की एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है गवर्नमेंट का, कि जो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट है वहां पे वो इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, तो वहां पे वो कांग्रेस को और सीनेट को चूज करते हैं। और उसके साथ और भी बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है। तो ये सारा एक गवर्नमेंट का जो है वो होता है, सम अप करके ये सब कुछ गवर्नमेंट बनाता है। तो हमने गवर्नमेंट में क्या देखा है कि गवर्नमेंट एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो एक कंट्री को, एक टेरिटरी को मैनेज करता होता है। ये कंपोज करता है, किसका कंपोज करके बनता है, ये बनता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, ऑफिशियल को, ऑर्गेनाइजेशन को मिला के गवर्नमेंट बनता होता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट, मिनिस्ट्रीज, लीगल अथॉरिटी होती है, इनके पास हायरार्की एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। तो ये सब हमने गवर्नमेंट में देखा। अब गवर्नेंस क्या है, अब गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस एक प्रोसेस को कहते हैं या एक प्रैक्टिस को कहते हैं जिससे एक सोसाइटी जो है वो रन हो रही है, जिससे सोसाइटी रन हो रही है। ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है और ज्यादा इंक्लूसिव कंसेप्ट है, जो एक्सप्लेन करता है एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नेंस इज द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नेंस है वो बहुत सारे एक्टर्स को इन्वॉल्व करती है। जो गवर्नेंस है, अब एक बंदा है वो अपने बिजनेस को कैसे रन कर रहा है उसको भी गवर्नेंस कहेंगे। चाहे वो प्राइवेट लेबर, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर कोई एनजीओ है, चाहे कोई सिविल सोसाइटी है, तो ये सब एक गवर्नेंस के अंदर आता है। जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो एट द नेशनल लेवल है। ये जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर ही लागू होता है। जो गवर्नेंस है ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की हो सकती है।
It includes the rules, procedure and mechanism by which decisions are made, implemented and monitored. अब की एलिमेंट्स क्या है गवर्नेंस के? पार्टिसिपेशन, कोई गवर्नेंस हो रही है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, किस किस चीज में हो रही है, तो वो सिटीजन हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी, एनजीओ या बिजनेसेस। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नेंस में, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस एंड फेयरनेस, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल, अब अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो इन्वॉल्व करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड अदर एक्टर लाइक एनजीओज, who work together to address global challenges such as climate change, health crisis and human rights. तो होपफुली इतना समझ आ गया होगा। अब डिफरेंस देखिए इनका। जो गवर्नमेंट है ये एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो एक स्टेट को, कम्युनिटी को रन करता होता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक प्रोसेस है, प्रैक्टिस है और एक सिस्टम है थ्रू विच अथॉरिटी एंड डिसीजंस आर एक्सरसाइज एंड डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस various actors. A scope of government is narrow, whereas scope of governance is broader. It involves interaction of multiple actors, including government, business, and civil society. लेकिन जो गवर्नमेंट है वो फोकस करती है ऑन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट ओनली। ठीक है, इन गवर्नमेंट डिसीजंस आर मेड बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स, लेजिस्लेटर और पब्लिक ऑफिशियल्स विद इन अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, बट in governance decisions making is more decentralized and involve collaboration and consultation with multiple stakeholders. स्ट्रक्चर हायरार्कियल होता है, इसमें मोर फ्लूइड होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ नेटवर्क्स इंक्लूडेड होते हैं। एग्जाम्पल इज द यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस, यूएन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, वो सब। ठीक है, उसके बाद केस स्टडी, गवर्नमेंट के ऑन केस स्टडी ऑन गवर्नमेंट। द यूएस गवर्नमेंट जो है ये एक फेडरल सिस्टम है जो कंपोज करता है तीन ब्रांचेस का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑपरेट करते हैं जहाँ पे सभी की ब्रांचेस की डिमार्केशन है और उनके जो पावर्स है वो दिए गए हैं। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है वो वेरियस पॉलिसीज बनाती है सच एज इमिग्रेशन लॉज, हेल्थ केयर पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस की केस स्टडी है ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। Global governance for environmental issues involve multiple actors, including government, United Nations, international organizations like World Bank, NGOs, and businesses. Example है इसका Paris Agreement on Climate Change, where countries, along with other stakeholders, come together to address climate issues through cooperation and shared commitments. Government versus governance. India's development. Government. In India, the government developed policies such as NREGA, which provide employment to rural citizens. Governance. The governance of this policy involved not just government official but also local NGOs, civil society groups, and international organizations, ensuring that the policies are implemented effectively and reach the marginalized communities. अब गवर्नेंस के अंदर जो ये पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, वो इन्वॉल्व सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं करते हैं बल्कि बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं, बाकी इंस्टीट्यूशन, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि ये फुल इम्प्लीमेंट हो सके। और बहुत सारे फिलोसफर ने गवर्नमेंट और गवर्नेंस के ऊपर कुछ कोटेशन दिए, जैसे कि एरिस्टोटल ने बोला है कि गवर्नमेंट, ये गवर्नेंस लिखा हुआ है, इट इज गवर्नमेंट, कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें हर सिटीजन एक रूलर भी होता है और उस बाद में रूल्ड भी होता है। मतलब अगर कोई राजा बनता है, अगर कोई राजा है तो उसके पास उतना ही राइट होना चाहिए कि वो बाद में एज अ सिटीजन भी एक्ट करे ना। जरूरी नहीं है कि जो राजा वही राजा रहेगा, हमेशा हमेशा रूलर रूलर नहीं रहेगा, कई बार उसको रूल्ड भी किया जाना चाहिए। ठीक है, the best form of government is that in which every citizen is a ruler and ruled in turn. जॉन लॉके ने गवर्नेंस के ऊपर दिया है कि द एंड ऑफ लॉ इज नॉट टू अबॉलिश और रिस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज फ्रीडम. So what is conclusion? While government refers to the formal political structure and institution that hold power and make decision, governance is the broader, more inclusive process of decision making that involve multiple stakeholders, including government, civil society, and private organization. The concept of governance is dynamic, emphasizing collaboration, participation, and transparency, while government focuses on institutional authority and legal structures. Governance play an essential role in development by ensuring that policies are not only made by the government but are also inclusive, transparent, and responsive to the needs of the stakeholder. Both concepts are essential for building a fair, just, and sustainable society where the voices of citizens are heard, rights are protected, and resources are managed effectively.
So our next topic is interlinkage between state, market and civil society, and this is a PYQ, that is previous year question. So स्टेट मार्केट और सिविल सोसाइटी जो है, इनका इंटरलिंकेज जो है एक बैकबोन बनाता है कि इफेक्टिव गवर्नेंस का, और ये सोसाइटी को शेप करने में, उसके सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आउटकम्स को शेप करने में बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं। ये थ्री पिलर्स हैं, ठीक है जी, ऑफ ओवरऑल गवर्नेंस फ्रेमवर्क के। तो सबसे पहले अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट क्या है? स्टेट रेफर्स टू अथॉरिटी ऑफ गवर्नेंस, राइट। स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है जो गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, एनफोर्स करता है लॉस को एक डिफाइंड टेरिटरी में। स्टेट बोलता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वो एस्टेब्लिश करता है पॉलिसीज को, और वो एसेंशियल पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के माध्यम से जो स्टेट है वो एक प्राइमरी मैकेनिज्म बनाता है गवर्नेंस का, और सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। Public policy and regulation. State play a regulatory role ensuring that economic activities align with public good. मतलब अब इसका क्या मतलब है पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन? इसमें ये बताया गया है कि स्टेट जो एक रेगुलेटरी रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे कि सोसाइटी में, देखो जो एक मार्केट होती है वो डिमांड और सप्लाई पे रन करती है, राइट। वैसे ही एक स्टेट जो है वो देखता है कि सोसाइटी में किन गुड्स की जरूरत है, किन की नहीं है। अगर कुछ ज्यादा ओवरफ्लो है वो उस हिसाब से रेगुलेशंस लगाता है। दिस इंक्लूड क्रिएटिंग फ्रेमवर्क टू एड्रेस मार्केट फेलियर्स, प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। सो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन में जो स्टेट है वो अहम हिस्सा प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्डिक वेलफेयर स्टेट है सच एज स्वीडन एंड डेनमार्क, स्टेट प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल। अब जो स्वीडन है चाहे डेनमार्क है, वहां पे स्टेट जो है एक इम्पोर्टेंट हिस्सा प्ले करता है, किसमें करता है? एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने में, ताकि सबके पास इक्विटेबल रिसोर्सेज आ सके, ठीक है। अब लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। The state's legitimacy stems from democratic process where citizens participate in free and fair election. Good governance requires that the state is accountable to its citizens, upholding transparency and the protection of human rights. So इसमें बोला जा रहा है कि जो स्टेट है, अगर वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जा रही है, या अगर लोग उनको जाके चुन रहे हैं, तो उस गवर्नमेंट में लेजिटिमेसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। इस जो स्टेट है वो कौन सा काम कर रही है, अगर वो कोई काम कर रही है इस वजह से कर रही है, ठीक है। देन इज मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक वैसी जगह है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। मार्केट इज इकोनॉमिक, सॉरी, मार्केट इज इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मार्केट इज कैसी प्लेस है जहां पे क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। जो मार्केट है वो प्रॉफिट के मोटिव से रन की जाती है, और उसके वजह से ही, प्रॉफिट मार्जिन की वजह से ही वहां पे इनोवेशन हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है और वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। जो एक मार्केट है वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर रन कर रही है। अब मार्केट जो है इसका मेन फंक्शन क्या? इकोनॉमिक फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपिटल अकोमुलेशन हो रहा है। और जो स्टेट है वो एक अहम हिस्सा प्ले करता है कि मार्केट फेलियर्स ना हो। इन केस अगर मार्केट फेलियर्स का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंसंट्रे जो इकोनॉमिक वेल्थ कंसंट्रेशन है, या कोई एक ही बड़ा बंदा जो है, एक ही बिग प्लेयर बन रही है, एक ही कंपनी, मोनोपोलीज नहीं बनना चाहिए। एमएनसी को ज्यादा पावर नहीं मिलना चाहिए, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं ज्यादा उनको अनफेयर कॉम्पिटिशन नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है स्टेट ध्यान रखता होता है। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण से इंटरकनेक्टेडनेस बना है, लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स जो है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में जो है वो राजा बादशाह बन गए हैं। तो यही बात इस टॉपिक में की गई है। इसके लिए स्टेट जो है वो रेगुलेशंस लगाती है मार्केट में, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अनवांटेड या अनफेयर कंपटीशन ना मिले लोकल इंडस्ट्रीज को। देन इज सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या है? अब सिविल सोसाइटी में हमने एक नोट किया था, तो सिविल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो कि ना तो वो बिजनेस वर्ल्ड की है, ना ही वो गवर्नमेंट की है। यहाँ पर लोग जो है डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी से आते हैं, वो अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उनका सोल्यूशन ढूंढते होते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड हो, चाहे वो लोकल इशू के रिलेटेड हो, ऐसा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए इन 1950s एंड 60s।
in is an example of how civil society can challenge state policies and demand systematic change. Similarly, other movement like Me Too movement and Black Lives Matter. देन इज वॉच डॉग रूल। अब मैंने पहले जब वीडियो किया था सिविल सोसाइटी का, उसमें बताया था कि जो सिविल सोसाइटी है वो एक्ट करती है एज अ वॉच डॉग। मतलब वो ध्यान रखती है कि जो एक गवर्नमेंट है वो कौन सा काम कर रही है, और गवर्नमेंट इज आंसरेबल, गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा। और समटाइम्स जो सिविल सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस भी कर सकती है गवर्नमेंट के डिसीजन के, अगर वो सोसाइटी के अधिकतर लोगों के हक में नहीं है। ठीक है। अब इंटरलिंकेज इन गवर्नेंस, सिनर्जी एंड टेंशन पे बोला जा रहा है कि जो स्टेट है, मार्केट है और सिविल सोसाइटी है, इनका जो इंटरलिंकेज है, ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज सिनर्जी एंड टेंशन। सिनर्जी का मतलब क्या है, और टेंशन, टेंशन इज स्ट्रेस, वी ऑल, देन सिनर्जी इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि अगर वो दो एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है तो सिनर्जी का मतलब है अगर ये साथ में आ रही है तो इंडिविजुअली इन दोनों को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इन प्लेस की अगर ये अलग अलग होते जितना तब होना। ठीक है। अब स्टेट एंड मार्केट, रेगुलेशन वर्सेस फ्री मार्केट। अब द स्टेट मस्ट स्ट्राइक अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन मार्केट फ्रीडम एंड रेगुलेशन। जो स्टेट है वो ये भी नहीं चाहता कि मार्केट के ऊपर वो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ज्यादा रेगुलेशन लगाए। जो स्टेट है वो मॉडरेटली चाहता है कि सोसाइटी, जो इकोनॉमिक सोसाइटी है वो मॉडरेट रन करे। मतलब स्टेट जो है वो ज्यादा रेगुलेशंस भी प्रोवाइड ना करे और ज्यादा फ्रीडम भी ना दे। ठीक है। ऑन वन हैंड इट मस्ट फोस्टर मार्केट एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक स्टेट है वो ऐसा एक ऐसा स्पेस बनाना चाहती है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो राइज करे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ऑन द अदर हैंड स्टेट मस्ट रेगुलेट बिजनेस टू इंश्योर दैट देयर एक्टिविटीज डू नॉट लीड टू मार्केट फेलियर्स। और दूसरी तरफ से स्टेट को ये भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि मार्केट फेलियर ना हो। मार्केट फेलियर का मतलब ये होता है, एक तो जो है एमएनसीज का ज्यादा दबदबा नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज्यादा पर्टेन नहीं करनी चाहिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब इन्होंने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेके एक एग्जाम्पल लिया है कि जो स्टेट का रोल है वो है कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के अंतर्गत काम करे। ठीक है। अब ज्यादा जितने स्टैंडर्ड सेट है उससे ज्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बूम करना चाहिए। देन इज देयर इंटररिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब स्टेट का काम क्या है, गवर्नेंस करना, सिविल सोसाइटी अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करता है। Civil society holds that state accountable for its policies and actions. अकाउंटेबल का मतलब है जो उसने किया है वो उसके लिए जिम्मेवार है। Activism, protest, and public engagement push the state to be more transparent, accountable, and responsive to the need of its citizens. This dynamic can sometimes create tension, especially when government face pressure to make changes that challenge entrenched political or economic interest. Example: environmental movements such as Extinction Rebellion have challenged government globally to act more decisively on climate change. Their influence has pressurized policymakers to adopt stronger environmental regulations, set ambitious climate goals. ये तो environmental मूवमेंट की बात की गई है। अगर अभी हम बात करें कि सिविल सोसाइटी और अगर अभी हम बात करें सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच में, अभी एक रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है जिसमें ये रिलेशन शो कर रहा है, दैट इज अभी फार्म लॉज पास हुए, उसमें वेरियस जो जथेबंदियां बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल बोला जाता है, राइट, वो टुगेदर आए और उन्होंने फाइट किया कि एमएसपी जो है वो पर्टेन रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए, उसको हटाया नहीं जाना चाहिए, जो तीन ब्लैक लॉज बोले गए, राइट। तो ये भी क्या शो कर रहा है, यही रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि जो हम बुक्स में लिखा है हम वही फॉलो करें, जो हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। देन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट एंड द सिविल सोसाइटी, ethical consumption and corporate social responsibility. The market is increasingly influenced by civil society, particularly in realm of corporate social responsibility and ethical composition. Civil society advocates for businesses to adopt sustainable practice, treat employees fairly, and respect human rights. अब मार्केट एंड सिविल सोसाइटी कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। सिविल सोसाइटी डिमांड करता है कि जो एक मार्केट है वो रन करना चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे, एम्प्लॉयमेंट के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इसी के
इंटरेस्ट में जो मार्केट है वो कैसे ट्रीट करता है, वो रिस्पेक्ट करता है कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन को, सोशल वैल्यू को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल इज fair trade organization and movement like Boycott Nestle have pushed corporations to reconsider their supply chain practices, ensuring that they are more transparent, ethical, and environmentally responsible. Otherwise, उनका boycott किया जाएगा। ठीक है। Good governance, balancing power and interest. Effective governance requires a balanced approach where the state, market, and civil society work in concert to create a just and sustainable society. The key principle of good governance are transparency, accountability, inclusivity, and responsiveness. Example in Germany, state market and civil society collaborated. किस लिए collaborate किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी का हमने यूज करना है, इसके रिलेटेड पॉलिसी बनाई हुई है। ठीक है। द गवर्नमेंट सेट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स, बिजनेस इनोवेट एंड इन्वेस्ट इन क्लीन एनर्जी, एंड सिविल सोसाइटी एडवोकेट्स फॉर फेयर ट्रांजिशन एंड सोशल इक्विटी। तो इसका ये हमें कंक्लूजन दिया गया है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस। तो ये तीनों कैसे इंटर रिलेटेड है अभी हमें समझ आ गया होगा। सो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 पूरा होता है। अभी हम यूनिट 2 की ओर जाएंगे, जो कि है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड हाउ गुड गवर्नेंस लीड टू अ बेटर सोसाइटी। ये हमारे दो टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखें। देखिए, तो अभी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। गवर्नेंस क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, और डेमोक्रेसी को गुड गवर्नेंस कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। अभी ये दो टॉपिक हमारे हैं जो यूनिट 2 के हैं, जिनको हम अभी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सी, सो व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज गवर्नेंस, अभी यही टॉपिक है हमारे। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रोग्रेस होना, किसी भी चीज में प्रोग्रेस होना, लाइक इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स में लिया हुआ। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर सच एज economic, social and political. Economic growth meaning increase in wealth, production, access to resource like jobs, infrastructure. Social development meaning कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर में। पॉलिटिकल मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ हो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ बढ़ रहा है, ह्यूमन राइट्स बढ़ रहे हैं। कई बार डेवलपमेंट को जीडीपी के मायनों से भी मेजर किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से एक्सेस कितना है बेसिक सर्विसेज को, ऐसे भी मेजर कर लिया जाता है। उसके बाद गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस एक ऐसा माध्यम है जिससे एक देश को रन किया जाता है। गवर्नेंस रेफर्स टू द वे अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड एट ऑल लेवल्स। अब गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस, गवर्नेंस सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिसीजन कैसे बना रही है कोई गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट लेवल है चाहे वो सेंट्रल लेवल है, राइट। देन इज इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, हाउ इंस्टीट्यूशन लाइक police, courts, and public services operate and are held accountable. इकोनॉमिक गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट कैसे हो रहा है रिसोर्सेज का, मार्केट का, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस। तो अभी हमने दो टर्म्स पढ़ी हैं, डेवलपमेंट और गवर्नेंस। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर सच एज इकोनॉमिक सेक्टर में क्वालिटेटिव ग्रोथ हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो रहा है, इंक्रीज इन जॉब अवेलेबिलिटी हो रहा है, इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इंक्रीज इन जीडीपी हो रहा है। ठीक है। सोशल डेवलपमेंट इज कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी में इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रेंथ हो रहे हैं। द गवर्नेंस क्या है, एक ऐसा तरीका जिससे एक स्टेट को, एक कंट्री को या एक ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट मतलब, गवर्नेंस मतलब एक जो गवर्नमेंट है वो कैसे डिसीजन बना रही है। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सच एज पुलिस, आर्मी, वो कैसे रन कर रहे हैं। इकोनॉमिक गवर्नेंस मतलब कि जो मार्केट है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही है, जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कैसे हो रहा है। Good governance involves transparency, accountability, rule of law, and participation of citizen in decision making of processes. उसके बाद अब डेवलपमेंट और गवर्नेंस कैसे इंटर रिलेटेड है। द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू दीज की पॉइंट्स। ओके, सी, फर्स्ट इज governance influences development. How? First is policy making.
Good governance led to sound policies. Sound policies yani good policies that promote sustainable development. For example, a government that invests in education and healthcare can improve the quality of life for its citizens. Then is resource allocation. Effective governance ensures that resources such as money, land, and services are distributed fairly and efficiently, helping to reduce poverty and inequality. Then is institution and services. A government strong institutions can provide essential services like clean water, roads, and education, all of which are key to development. Accountability. In a well developed, well governed society, leaders are accountable to the people, which ensure that the development programs are genuinely aimed at improving the life of citizen rather than benefiting a few peoples. ठीक है. सो अभी सबसे पहले हमने पढ़ा डेवलपमेंट और गवर्नेंस इंटर रिलेटेड कैसे है. उसमें गवर्नेंस कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है डेवलपमेंट को. सबसे पहले गवर्नेंस कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है डेवलपमेंट को. अब गवर्नेंस में क्या होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है. अगर गुड पॉलिसी मेकिंग हो रही है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमारा रास्ता जा रहा है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसे तरीकों में इन्वेस्ट करना, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना, ताकि क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव रहे, सिटीजन्स की गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर सके. ठीक है. अब गवर्नेंस हो रही है डेवलपमेंट की ओर, तो रिसोर्स एलोकेशन. अब अच्छी गवर्नेंस है तो रिसोर्स जो है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगा. इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज. अगर हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे कि अगर स्कूल्स अच्छे बने हुए हैं, क्लीन वाटर है, अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, तो वो डेवलपमेंट की ओर रास्ता जा रहा है. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी है, वो भी समझ आ गया. देन अब डेवलपमेंट कैसे गवर्नेंस को स्ट्रेंथ कर रही है. ठीक है. अब इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन चुका है. अगर बिल्डिंग अच्छी बन चुकी है, रोड्स अच्छी बन चुके हैं, स्कूल्स अच्छे बन चुके हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे बन गए हैं ना, अब वो कैपेसिटी ऑफ गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगा. बिकॉज बाय दिस गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है, बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो सकी है. अब सर्विसेज जो है, अब गुड्स रेडी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, राइट. तो ये अगर स्कूल्स अच्छे हैं तो गुड एजुकेशन अब प्रोवाइड की जा सकती है. हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स बन चुकी है तो अब उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं, तो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. देन इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन. अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही हैं, इसके कारण से क्या होगा, लोगों के पास नॉलेज आएगी. लोगों के पास अगर नॉलेज आएगी तो वो डेवलपमेंट प्रोसेस में और इंक्रीज कर पाएंगे, बिकॉज उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा इन इन contesting elections, in choosing their governments, right? So increased participation. Social stability. As people's basic needs are met through development such as access to food, health and education, social tensions जो है वो decrease हो जाएंगी. इसकी वजह से stability आ जाएगी सोसाइटी में. Human capital. Development often results in a more skilled force. With better education and training, citizens can contribute to governance and policy making, leading to better solution for societal problems. सो एक बार ब्रीफ में फिर से बता रही हूँ, डेवलपमेंट कैसे स्ट्रेंथ करती है गवर्नेंस को. अगर अच्छी गवर्नेंस थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन चुका है. अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन चुका है ना, अब उनको रेगुलर टाइम टू टाइम क्या प्रोवाइड करवानी है, सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, राइट. इंक्रीज पार्टिसिपेशन. इससे पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा क्योंकि लोग जो है वेल एजुकेटेड है. एक सोशल स्टेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि अच्छी गवर्नेंस के कारण से क्या हो चुका है, लोगों को उनका बेसिक नीड ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो स्टेबल सोसाइटी हो जाएगा. ह्यूमन कैपिटल होगा, स्किल्ड वर्कफोर्स होगा, राइट. अब एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रमोट्स डेवलपमेंट. इसका एग्जाम्पल क्या है, countries with transparent governments, rule of law, and efficient institutions, such as Finland, Singapore, tend to have high level of development. These government can provide stability and services needed for people to thrive. Development help governance. In countries with rapid economic growth and improving social conditions, such as South Korea, populations increased education and wealth led to stronger democratic institutions and greater participation in governance. चैलेंजेस क्या है, करप्शन. पुअर गवर्नेंस के कारण से करप्शन होता है, जिसके कारण से जो डेवलपमेंट है वो जो है इन्फ्लुएंस होती होती है, इट हिंडर्स द डेवलपमेंट, उसमें कमी आती होती है. उसके बाद वीक इंस्टीट्यूशंस. जहाँ पे वीक गवर्नेंस है
वहां पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन था, वो भी वीक हो गए। इसके वजह से गवर्नमेंट जो है वो फेल हो जाएगी डिलीवर करने में अपने सर्विसेज। देन इज इनइक्वालिटी, इफ डेवलपमेंट बेनिफिट्स ओनली a small part of population, governance can become unstable. Unequal development can lead to social unrest, making governance more difficult. So, conclusion is development and governance are deeply connected. Good governance supports development by ensuring fair policies, efficient resource management, and strong institutions. At the same time, development can strengthen governance by improving social stability, increasing participation, and building human capital. For long term progress, countries need to